बस अब हो जाएगा, बैठ जाइए। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन कौशिक जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद मेरे मित्र श्री तीरथ सिंह रावत जी आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। श्री हर्षित राणा जी, श्री दिनेश उनियाल जी, श्रीमती अमरदेई शाह जी, शैलेंद्र बीस जी, कुलदीप जी, भरत सिंह चौधरी जी और आज भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर यहां पर पधारे हुए और 6 जगहों पर वर्चुअल माध्यम से उपस्थित जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा भारत की सुरक्षा के लिए व्यतीत किया है, ऐसे सभी वीर भूमि के पूर्व सैनिक भाइयों को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करूं। भैया टीवी वाले जरा इस ओर आ जाइए प्लीज, बीच में खड़े हैं आप, इस ओर कोने में आ जाइए ना। सभी लोग इस ओर आ जाइए जरा। आज मैं यहां पर 2022 में उत्तराखंड में जो चुनाव होने वाला है, 14 फरवरी को जो मतदान होने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आज यहां पर आप सबके सामने आया हूं। मित्रों, 5 साल पहले मैं उत्तराखंड में आया था। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, इसी प्रकार का चुनाव था। तब मैंने देवभूमि की जनता को कहा था कि अगर हमें पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार, ये वीर भूमि देवभूमि की सरकार देती है, तो हमारा वादा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुए हैं वो हम 5 साल में पूरा कर दिखाएं। मैंने कहा था सालों तक उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड की रचना के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के दमन को सहा। आज भी कौन भुला सकता है रामपुर तिराहे की घटना को, हमारे उत्तराखंड के नौजवान अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। और जब वो संघर्ष को कांग्रेस दमन के माध्यम से दबाने का काम करती थी, अटल जी की सरकार आई, तब अटल जी ने उत्तराखंड की रचना करी और आज हमारा उत्तराखंड एक राज्य के रूप में भारत के नक्शे पर प्रस्तावित हुआ है। उस वक्त मैंने कहा था कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी उत्तराखंड को संवारेंगे। और मित्रों, आज 5 साल के बाद मैं आया हूं, तब मैं हिसाब किताब लेकर आया हूं कि हमने जो वादे किए थे वो हमने बहुत तत्परता के साथ समयबद्ध तरीके से वो वादों को पूरा करने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर विकास बहुत जरूरी है, हर राज्य का विकास जरूरी है, मगर उत्तराखंड का विकास विशेषकर जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ी पर पूरे देश और दुनिया के श्रद्धा केंद्र 4 धाम के अंदर विराजित होते हैं, जो पूरी देश और दुनिया के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को यहां नमन करने के लिए आकर्षित करते हैं। यहां बाबा केदारनाथ है, बद्री विशाल है, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब, रुद्रनाथ का मंदिर। मैं अभी बाबा रुद्रनाथ के आशीर्वाद लेकर आया हूं। मित्रों, देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा जहां से लोग चलकर
उत्तराखंड में ये 4 धाम में अपनी श्रद्धा को समर्पित करने के लिए आते नहीं। और देश में कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा, सीमा का कोई छोर ऐसा नहीं होगा कि मेरी इस वीर भूमि के जवान सीमा की सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात नजर नहीं आते होंगे। चाहे लद्दाख के अंदर -45 डिग्री टेम्परेचर हो या कच्छ के रेगिस्तान के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर हो, जो जवान मां भारती की सुरक्षा करते हैं वो जवान, उनको पूछ लीजिए आप कहां से है, तो कोई भी कोना हो, हर कोने में उत्तराखंड का जवान जरूर मिलेगा। मित्रों, उत्तराखंड का जवान जरूर। देश भर में भारत की सुरक्षा के लिए जितने भी जवानों ने अपना लहू बढ़ाया है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी एक राज्य ने दिया है तो ये देवभूमि और वीरभूमि। 2014, 17 और 19 तीनों चुनाव में देवभूमि की जनता ने मन खोलकर मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम किया। और मैं तो आज यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से और वे अपने पूर्व सैनिक, वरिष्ठ लोग, उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उनको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने जिस तत्परता के साथ, जिस बलिदान की भावना के साथ और जिस वीरता के साथ देश की सुरक्षा की है, इसी के कारण आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान की ओर गति कर रहा है। इसमें आप सभी का योगदान बहुत बड़ा है। मित्रों, आपने जो सुरक्षा की है, अनेक कठिनाइयों के बीच, मौसम चाहे कितना भी हो, स्थान का है चाहे कितना भी कठिन हो, आपने कभी मोर्चा नहीं छोड़ा है। आज मैं अपील करने आया हूं मित्रों आपको कि एक और मोर्चे पर आपको लड़ना है, और ये मोर्चा है उत्तराखंड के अंदर सुशासन का मोर्चा। इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं अभी जब जनरल बिपिन रावत को अंतिम सैल्यूट मारने के लिए गया, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गया, मैं बिपिन रावत जी के घर का हौसला और वीरता देखकर अवाचक रह गया। दुख तो सभी को होता है, मगर किसी के चेहरे पर ग्लानि नहीं थी। सबके मन में यही भाव था कि जनरल साहब काम करते करते, देश के लिए काम करते करते शहीद हुए हैं। ये भाव पूरे परिवार के चेहरे पर दिखाई पड़ा। पूरा देश जनरल बिपिन रावत के योगदान को भूला नहीं। चाहे देश के पहले सीडीएस के रूप में हो, उन्होंने हमेशा देश को सुरक्षित रखने के लिए अहर्निश काम किया। उन्होंने देश की सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए और विश्व की सेनाओं को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक लंबे समय की कार्यनीति, कार्य योजना भी तैयार की
ये डिमांड थी, कोई कुछ नहीं करता था। कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी आ गई, ये समाप्त नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर 20 लाख भूतपूर्व सैनिकों को 20,000 करोड़ की राशि इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम किया है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी क्या है। मित्रों, जहां तक रक्षा बजट का सवाल है, कांग्रेस के जमाने में बजट के अनुपात में रक्षा बजट सिकुड़ता जा रहा था। 10 साल में रक्षा बजट की राशि के अनुपात में सिकुड़ता जा रहा है। घटते घटते 13-14 में 2 लाख करोड़ तक रह गया था, और आज वो 2 लाख करोड़ का रक्षा बजट 2021-22 में बढ़कर 2 लाख करोड़ से 4,78,000 करोड़ करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं जब कहता हूं रक्षा बजट बढ़ाने का काम किया, रक्षा बजट बढ़ता है तो पूर्व सैनिकों की सुविधाओं की चिंता होती है, सेना को मोर्चे पर रहने की सुविधाओं की दृढ़ता होती है, सेनाओं के आधुनिकीकरण का काम होता है, आधुनिक से आधुनिक शस्त्र और टेक्नोलॉजी, दूरसंचार के सारे उपकरण सेना को मुहैया कराए जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को भी कहने आया हूं कि आप 2 लाख करोड़ छोड़कर गए थे, हमने 4,78,000 करोड़ तक इसको पहुंचाने का काम किया। सशस्त्र बलों में भी ढेर सारे देवभूमि के जवान हैं। हमने सशस्त्र बलों के लिए 10 लाख परिवार जो सीएपीएफ में है उनके लिए आयुष्मान सीएपीएफ की योजना लागू की है। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में भी ढेर सारी बढ़ोतरी हो रही है, और 100 दिन की छुट्टी के साथ बहुत कम समय में ये हमारा सशस्त्र बल का जवान अपने परिवार के साथ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न केवल सेना को आधुनिक कराने में जुटे हैं, उन्होंने सशस्त्र बलों के एक एक सैनिक के सम्मान की भी चिंता की। एक जमाना था कांग्रेस की सरकारें थी, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली और पाक प्रेरित आतंकवादियों यहां घुसते रहते थे। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और पैरों से अपमानित करने का काम करते, और दिल्ली के दरबार में किसी के माथे पर जू नहीं रहती थी। और सेना के जवान सेना की शिस्त के कारण देखते रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और पाकिस्तान ने गलती कर दी। उनको लगा कि वो ही मनमोहन सिंह वाली सरकार है, वो ही कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उनको मालूम नहीं पड़ा सरकार बदल गई। उरी में हमला किया, हमारे 10 जवानों को जिंदा जला दिया। पुलवामा में हमला किया, हमारे 40 जवानों को शहीद किया। मगर इस बार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवानों के मृत्यु का बदला लेने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और पूरी दुनिया में एक संदेश दिया कि भारत के सेना के जवान का, भारत के सशस्त्र बलों के जवान की जान की कीमत चुकानी पड़ती है। हमारी सीमाओं की छेड़खानी करने की कीमत चुकानी पड़ती है। और मित्रों, दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे, एक
एक अमेरिका और एक इजराइल जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, अपनी सीमाओं के सम्मान के लिए हमेशा डटे रहते थे। वो दो देशों की सूची में मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम इस सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से कर। ये बताता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक एक जवान की जान की कीमत कितनी महत्वपूर्ण है। कठोर से कठोर फैसला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार झिझकती नहीं। हमारे रणबांकुरे रण युद्ध के अंदर जान देते हैं, मगर अगर कोई छल कर हमारी सीमाओं के अंदर उनसे छेड़खानी करने का प्रयास होता है तो उसको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मित्रों, सैनिक कल्याण बोर्ड में भी इसके वित्त पोषण में लगभग 150% की बढ़ोतरी की गई है। ECHS के अंदर भी बढ़ोतरी की गई है। विधवा पुनर्विवाह, अनाथ बेटे का विवाह 1 लाख रुपया देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अनुग्रह राशि घायल और वीर गति प्राप्त करने वाले दोनों जवानों के लिए बढ़ाई गई है। उत्तराखंड सरकार ने भी पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड को उसके अनुबंध के आधार पर जो मानदेय मिलता था उसमें 20% की वृद्धि की है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी सेना के जवानों की सुविधाओं को अपग्रेडेशन करने का एक वैज्ञानिक कार्य योजना बनाया है। मित्रों, रक्षा के आधुनिकीकरण और शस्त्र के उत्पादन में आत्मनिर्भरता में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए। और मित्रों, सैनिकों को आधुनिक से आधुनिक रक्षा सामग्री मिले, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज न हो, इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाथ में लिए। आज 36 राफेल का बेड़ा वायुसेना के तत्वाधान में हमारी सेना और देश की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, सर्विस टू एयर मिसाइल्स, होवित्जर तोपें, आर्टिलरी गन, बुलेट प्रूफ जैकेट को अपग्रेडेड करना और AK-203 राइफलें देना, ये सारी चीजों में भारत सरकार ने कोई कमी नहीं। सेना के हाथ में जो राइफल रहती थी वो राइफल को कितने सालों के बाद बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और बुलेट प्रूफ जैकेट तो अब संपूर्ण स्वदेशी है और देश में से विदेश भी जाते हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की शुरुआत की। दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक कंपनी आज भारत में डिफेंस के उत्पादन के लिए आती है। और मित्रों, सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने में ढेर सारा खर्चा, ढेर सारा बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। सीमा से सटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 टनल बनाई है। लगभग 6000 किलोमीटर से लंबा रास्ता बनाने का काम चालू है। अटल टनल का काम भी चालू हो गया है। लगभग 44 स्ट्रेटेजिक ब्रिज का निर्माण हो चुका है। 74 सड़कें पूरी हो गई है और चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने का काम भी चालू हो गया है। और उत्तराखंड की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और 4 धाम यात्रियों को पहुंचने के लिए 11,700 करोड़ का 4 धाम ऑल वेदर रोड बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। वो चीन की सीमा तक जो साधन सामग्री पहुंचानी है वो तुरंत पहुंचा पाएगा। मित्रों, मौसम के अनुकूल सड़कें भी यहां पर बन रही हैं। मैं आप सभी को यही कहने आया हूं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेना के लिए, सेना के जवानों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सर्वोच्च
प्राथमिकता में सेना के जवान है, हमारी सेना है, हमारे वीर जवान है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको भाषणों में नहीं, सरकार की योजनाओं में चरितार्थ करने का काम किया है। मित्रों, 2022 में फिर से 5 साल के लिए उत्तराखंड में एक सरकार बनानी। मैं आप सभी से अपील करना, आपने कांग्रेस की सरकार देखी, रावत जी की सरकार देखी है, कितने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्ट्रिंग ऑपरेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर विरोध पक्ष भी नहीं लगा पाया है। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी जी की तैयार की हुई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की टीम। हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अगले 5 साल तक हम एक अच्छी काम करने वाली, स्पीड के साथ काम करने वाली और पारदर्शी सरकार देने का वादा करते हैं। ढेर सारी पार्टियां लड़ रही थी, मगर यहां पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में ही मुकाबला है। कांग्रेस के सरकारों को फेल सरकार का उपनाम दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डबल इंजन की सरकार का उपनाम दिया जाता है। मित्रों, डबल इंजन की सरकार का। नीचे तो पुष्कर धामी की सरकार है ही, ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर यहां सरकार बदलती है तो हम 12,000 करोड़ का 4 धाम का ऑल वेदर वे रोड भेजेंगे, मगर रावत साहब उसको पूरा नहीं होने देंगे। हम योजनाएं तो भेजेंगे, मगर वो गैस का सिलेंडर वो दलित महिला के घर में पहुंचने नहीं। हम शौचालय बनाने के लिए पैसा तो भेजेंगे, मगर वो शौचालय वहां पहुंचने नहीं देंगे। मित्रों, उन्होंने मनी ऑर्डर की सरकारें चलाई थी, हमने आत्मनिर्भर सरकार बनाना चाहते हैं। ये देवभूमि में युवाओं को पहाड़ पर से पलायन न करना पड़े, इस प्रकार की सरकार यहां पर लाना चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपसे सहयोग मांगने के लिए आया। मित्रों, हरीश रावत जी ने अंततोगत्वा इधर उधर कर अपनी सीट तो निश्चित कर ली। काफी इधर उधर हुए, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा ना, फिर यहां आऊंगा, अंत में कहीं पर सेट हुए। मगर मैं हरीश रावत जी को इतना ही बात कहने आया हूं कि बहुत कर लिया आपने उत्तराखंड में, अब हमारे युवा मुख्यमंत्री का बारी है। मित्रों, मैं हरीश रावत जी को आज उत्तराखंड की देवभूमि में पूछने आया हूं, हरीश जी, आप जरा बताइए कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या बड़े काम हुए। आप गिना सकते हैं तो देवभूमि की जनता के सामने उसकी सूची रखिए। मैं तो 5 साल का हिसाब लेकर आया हूं। 12,000 करोड़ का 4 धाम का रोड बनाने का काम हमने न केवल शुरू कर दिया, द्रुत गति से चल रहा है और वेदर रोड बन रहा है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, जिसके कांग्रेस के सरकार में आपदा के बाद केदार धाम का जो हाल हुआ था, उत्तराखंड की जनता का जो हाल हुआ था, और उसमें भी घपले हुए थे, आज उत्तराखंड की सरकार भूल नहीं सकती। लगभग 225 और द्वितीय चरण 184 करोड़ रुपए का काम कर आज केदार धाम सर्व दुनिया के लिए खुला है, पुनर्निर्मित हुआ है। और मैं आपको बताता हूं, जब द्वितीय चरण समाप्त होगा मित्रों, केदार धाम और आदि शंकर की मूर्ति को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आएंगे और हमारे पर्यटन का बढ़ावा होने वाला है। ये काम मोदी जी ने स्वयं अपनी देखरेख में किया है। बद्रीधाम पुनरुद्धार योजना 424 करोड़ की, इसमें से 250 करोड़ रुपया खर्च होना शुरू हो गया है और 2023 के आसपास बद्रीधाम को भी पूर्ण रूप से हम विकसित कर देंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना, इसमें ब्रॉड गेज रेल लाइन का विकास हो रहा है।
16,000 करोड़ रुपया खर्च होना है, 12 नए रेलवे स्टेशन, 17 सुरंगे और 16 पुल, और तभी तो जाकर पलायन रुकेगा। पलायन रुकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जाना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं ऊपर जानी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्थाएं ऊपर करनी पड़ेगी और रोजगारी भी ऊपर ले जानी पड़ेगी, तभी जाकर पलायन रुकेगा। इसी तर्ज पर टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना लगभग 2022 में ही इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। केदारनाथ व हेमकुंड साहिब के बीच में रोपवे की परियोजना अभी अभी मोदी जी घोषणा कर गए हैं, ये भी तुरंत शुरू होने वाली है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड सड़क का शिलान्यास लगभग ये होने के बाद 2.5 घंटे में आप देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हैं 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली जब पहुंचते हैं तो यहां पर आर्थिक विकास कितनी तेजी से होगा। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी चंडी देवी मंदिर का रोपवे का निर्माण भी चालू हो गया है। देहरादून शहर में नियो मेट्रो 2 कॉरिडोर में बनाने का काम भी हमने शुरू कर दिया है। मित्रों, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के समय में हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं हरीश रावत जी को, अगले 5 साल में आपने क्या किया, इसका हिसाब किताब लेकर आप उत्तराखंड की जनता के सामने आए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ढेर सारे काम हुए। शिशु मृत्यु दर 1000 में 38 से घटकर 31 हो गई। आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवारों को 5 लाख तक का हेल्थ का कवरेज मिला है। लगभग 837 करोड़ रुपया जो कांग्रेस ने खर्चा था अंतिम वर्ष में, 837 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वार्षिक बजट में 837 से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के लिए इन्वेस्ट करने का तय किया है। 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापे, 6 जिलों में डायलिसिस सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना के 100% टीकाकरण का काम पूर्ण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। किसानों के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं, मैं सब बताना नहीं चाहता, परंतु मैदानी क्षेत्रों में दूध समितियों के सचिव को 50 पैसे प्रति लीटर दूध प्रोत्साहन राशि देने का काम भी किया है। कई सारे नए संस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ लगाए। एक ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर यहाँ आने वाले, जो पहाड़ों पर, दुर्गम जगहों पर, दुर्गम घरों में माल सामान, जीवन जरूरियात की चीजें पहुंचाने के लिए भी बहुत सहायता करेगा। कोस्ट गार्ड का भर्ती सेंटर यहां बनाया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और नेचुरल फाइबर सेंटर उत्तराखंड में बनाया गया। सेंट्रल प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्निकल संस्थान बना गया। कुमाऊं के उधम सिंह नगर में एम्स की सैटेलाइट केंद्र की स्थापना हुई। राज्य में 5 नए डिग्री कॉलेज बने, 5 नए मेडिकल कॉलेज बने। स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से 7 पर्वतीय जनपदों में डे केयर कैंसर यूनिट की स्थापना का प्रारंभ हो गया है और 26 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भी हुआ है। पर्यटन के लिए भी ढेर सारे काम हुए हैं। मैं इसके बारे में बहुत बात करना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लगभग प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब की चिंता की। गरीब के घर में 4,25,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर गरीब को 5 किलो अनाज 2 साल से भारतीय जनता पार्टी दे रही है। 15 लाख परिवारों में अनाज पहुंच रहा है। मित्रों, जन औषधि परियोजना में सबसे ज्यादा घनत्व के हिसाब से जन औषधि केंद्र उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ मिला है। जल जीवन मिशन में कुल 51% परिवारों को शुद्ध पीने का पानी इतनी दुर्गम पहाड़ियों पर भी पहुंचाया गया है और 7 शहरों को अमृत योजना के तहत चुना गया है।
9 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया देने का काम हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं, शौचालय बनाए हैं, घर बनाए हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही है, उन पर मोदी जी का आशीर्वाद है। उसने देवभूमि की कायाकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। ढेर सारी बातें हैं, मैं क्या बताऊं मित्रों, परंतु मैं इतना ही कहना आया हूं। 2014 में, 17 में और 19 में आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। आज मैं अपना हिसाब लेकर यहां पर आया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी पूर्व सैनिक जितने वीरता के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करी है, इतनी ही तन्मयता से देश के लोकतंत्र की भी सुरक्षा करेंगे। और फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हमें मौका दीजिए। आपका आशीर्वाद हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए सबसे पहला कार्यक्रम चुनाव की घोषणा के बाद पूर्व सैनिकों का रखा गया है, क्योंकि आप ही वो लोग हो जिनके बलिदान से आज देश सुरक्षित है, देश सुजलाम सुफलाम हो रहा है। तो मैं आप सभी को प्रणाम कर मेरी वाणी को विराम करता हूं और करबद्ध निवेदन करता हूं कि 2/3 बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम कीजिए और हमारे युवा मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत कीजिए। मोदी जी को आपका आशीर्वाद दीजिए। वंदे मातरम।